ब्रह्मांड की सार्थक शक्तियां तभी हमारा साथ देती हैं जब हम मन, वचन और हृदय से स्वच्छ हों। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आपके साथ सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। चुनाव आयोग ने 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान की तैयारियों की बुधवार को की समीक्षा। चौथे चरण में 96 संसदीय सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। 1717 उम्मीदवार हैं मैदान में। पांचवें चरण के होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया की पूरी। 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 49 संसदीय क्षेत्रों के लिए दाखिल किए गए 1586 नामांकन पत्रों में से केवल 749 नामांकन पत्र पाए गए वैध। 54 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन लिए वापस। अब 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर बताया पीओके को भारत का अहम हिस्सा। पीओके वापस लेने को बताया पीएम मोदी का सबसे बड़ा सपना। विदेश मंत्री ने धारा 370 हटाने को बताया मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि। केबिन क्रू की समस्या के कारण एआई एक्सप्रेस ने की 100 से अधिक उड़ानें रद्द। 15,000 से ज्यादा यात्री हुए परेशान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से मांगी रिपोर्ट। मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने को कहा। भारत ने विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में 14 सदस्यीय दल उतारा। पेरिस ओलंपिक कोटा पाने का भारतीय पहलवानों के पास ये अंतिम अवसर। चुनाव आयोग ने 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान की तैयारियों की बुधवार को समीक्षा की। चुनाव आयोग ने 354 पर्यवेक्षकों के साथ लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मतदान को सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने और मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं, विशेषकर गर्मी से निपटने के लिए सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया गया। हम आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव में कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 संसदीय सीटों पर 13 मई को मतदान होने वाला है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 96 संसदीय सीटों के लिए कुल 4,264 नामांकन दाखिल किए गए थे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल थी। दाखिल किए गए सभी नामांकनों की जांच के बाद 1970 नामांकन वैध पाए गए। नाम वापसी के उपरांत इन सीटों पर 1717 उम्मीदवार शेष बचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पीओके को भारत का अहम हिस्सा बताया है। ये इस हफ्ते में दूसरी बार है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया है। विदेश मंत्री ने दिल्ली के गार्गी कॉलेज में कहा कि पाकिस्तान को पीओके वापस कर देना चाहिए। विदेश मंत्री ने इसे पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा सपना भी बताया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों का ध्यान कश्मीर से के आर्टिकल 370 हटाने पर भी दिया। एस जयशंकर ने धारा 370 को हटाने को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता ने भी मान लिया है कि धारा 370 दोबारा कश्मीर में नहीं आएगी। साथ ही अब हमारा लक्ष्य पीओके की जमीन को वापस लेने का है। Things which people took for granted, and because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes.
So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is, because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. And last question, what can MEA do? What we do is we have programs of internships. We try also in different ways to interact much more with campuses, to work with students, faculties. विदेश मंत्री ने कहा कि 5-10 साल पहले पीओके वापस लेने की बात चर्चा में नहीं आती थी। ये चर्चा धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद शुरू हुई है। एक अन्य सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद से वैश्विक परिस्थिति बदली है। आज कोई भी देश एक ही देश पर आश्रित रहना नहीं चाहता। That the world after COVID does not want to be dependent on a single country for everything. So there is a big effort today to make sure that goods are produced, especially sensitive goods are produced in many other locations. Which means that if India plays its hands well, which is where diplomacy comes in, we can actually in areas like semiconductors, chips, drones, electric vehicles, battery storage, green technologies, a lot of these cutting edge areas where till now we have not been plugged into the global supply chain, a lot of those can actually come to us. So I see a big, you can say, global international economic agenda. A second, I would say, we can see a global workplace happening. There is, in many parts of the world, the number of people, the talent available is shrinking very, very quickly. So we are actually already approached by a lot of European countries, Australia, Japan, even some Asian countries, very keen that actually we have a system for people to move for work. Now, our effort is anybody who goes out to work, they should be secure, they should be well treated, their rights and entitlements should be respected. So how do we create actually a global workplace? Some basic work has already started here, and we need to see how we take that forward. एक बार फिर से बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 की 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5वें चरण के लिए 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 49 संसदीय क्षेत्रों के लिए 1586 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें से 749 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। 54 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं, जिसके बाद अब 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र में 13 संसदीय क्षेत्रों से अधिकतम 512 नामांकन फॉर्म थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 14 संसदीय क्षेत्रों से 466 नामांकन थे। झारखंड में 4 चतरा संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 69 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 35, लखनऊ में 67 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए। 5वें चरण के लिए
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 14 है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि देश में एक प्रभावी रक्षा उद्योग इकोसिस्टम आकार ले रहा है और रक्षा क्षेत्र के स्वदेशी अनुसंधान और बल के लिए आवश्यक तकनीकी समाधानों के निर्माण में शामिल होने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। मानेकशॉ सेंटर में आयोजित आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AWPO शिखर सम्मेलन 2024 में अपने संबोधन में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जोर देकर कहा कि अपने देश के प्रति सेना की जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता बनी हुई है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उद्यम, आवश्यकताओं, अनुभवी दक्षताओं और AWPO की गतिविधियों के बीच अंतर को कम करने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक आम मंच पर लाना था। 16वें वित्त आयोग ने अपने TOR सामान्य दृष्टिकोण पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। वित्त आयोग ने बुधवार को कर हस्तांतरण फॉर्मूला और राज्यों की समेकित निधि बढ़ाने के उपायों जैसे बिंदुओं पर आम जनता और संगठनों से विचार आमंत्रित किए। बुधवार को मीडिया को जारी एक बयान के जरिए कहा गया कि 16वां वित्त आयोग आम जनता, इच्छुक संगठनों और व्यक्तियों से आयोग के लिए निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के साथ अपनाए जा रहे या फिर अपनाए जा सकने वाले सामान्य दृष्टिकोण पर सुझाव और विचार आमंत्रित करता है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के कामकाज से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर भी विचार आमंत्रित किए जाते हैं। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों की शुद्ध आय बांटने और संबंधित राज्यों के बीच आय की हिस्सेदारी आवंटन के संबंध में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें देनी होंगी। आयोग उन सिद्धांतों की भी सिफारिश करेगा जो भारत के समेकित कोष से राज्यों के राजस्व की सहायता, अनुदान और संविधान के अनुच्छेद 285 के तहत उनके राजस्व की सहायता अनुदान के जरिए राज्य को दी जाने वाली राशि को नियंत्रित कर सकते हैं। खान मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खान विद्यालय धनबाद के सहयोग से नई दिल्ली में राज्य खनन सूचकांक पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। प्रदर्शन के संकेतकों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए खान मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य खनन सूचकांक पर कार्यशाला में 26 राज्यों ने हिस्सा लिया। सूचकांक किसी राज्य के भीतर खनन व्यवसाय करने में आसानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए खनन क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए खान मंत्रालय के सचिव BL कांता राव ने खनन क्षेत्र के विकास में राज्यों के प्रयासों के नीतिगत विवरण में उचित रूप से प्रतिबिंबित होने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राज्य खनन सूचकांक के महत्व पर जोर दिया जो सहकारी संघवाद के साथ साथ राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। उन्होंने राज्यों से समय पर सांख्यिकी रिटर्न ठीक से जमा करके डेटा संग्रह प्रयासों में मदद करने का अनुरोध किया। 26 राज्यों के प्रधान सचिवों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शन के संकेतकों और उप संकेतकों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला में भाग लिया जो सूचकांक ढांचे और कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं। केबिन क्रू की समस्या के कारण AI एक्सप्रेस ने 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। 15,000 यात्रियों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को उड़ान रद्द होने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट भी मांगी है और एयरलाइन से मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए भी कहा गया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में केबिन क्रू के एक वर्ग के बीमार होने की सूचना के कारण और छुट्टी पर जाने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार रात से 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जिससे लगभग 15,000 यात्री प्रभावित हुए हैं।
केबिन क्रू की कमी का सामना करते हुए एयरलाइन, जो खाड़ी के लिए बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित करती है, ने 13 मई तक उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए प्रतिदिन लगभग 360 उड़ानें संचालित करेगी। भारत ने विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में 14 सदस्यीय दल उतारा है। पेरिस ओलंपिक कोटा पाने का ये भारतीय पहलवानों के पास अंतिम अवसर होगा। भारत ने गुरुद्वार से इस्तांबुल यानी कि आज से होने वाले विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर के लिए 14 सदस्यीय टीम को उतारा है, जो पहलवानों के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए अपना कोटा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। Olympic.com के अनुसार 14 पहलवानों में अमन सहरावत और दीपक पुनिया शामिल हैं। कार्यक्रम का समापन 12 मई को होगा। प्रत्येक भार वर्ग में 2 फाइनलिस्ट अपने अपने देशों के लिए ओलंपिक कोटा अर्जित करेंगे। प्रत्येक भार वर्ग में 3 कोटा प्रभावित होंगे। तीसरा कोटा एक विशेष भार वर्ग के 2 कांस्य पदक विजेताओं के बीच प्लेऑफ मैच के विजेता को मिल सकता है। अब तक भारत ने बहु खेल प्रतियोगिता के लिए कुश्ती में केवल 4 कोटा हासिल किए हैं, जिसमें से सभी महिला पहलवान ने ये ओलंपिक कोटा हासिल किए हैं। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 9 मई साल 1540 को महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलौल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिनका शीश कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। उनका शीश झुका तो सिर्फ अपने आराध्य एकलिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमता और वीरता का परिचय दिया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता नाम से एक सुंदर कविता भी लिखी। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। 9 मई साल 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक थे। वे सच्चे देशभक्त थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उनकी अधिकतर रचनाएं अब गीतों में शामिल हो चुकी हैं। साल 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कश्मीर में मतदान के लिए प्रेरित करते एक वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।